हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है वो आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, लेकिन वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज, जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा वीकली करंट अफेयर। वीकली में भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट एंड क्विज। और जो क्विज होगा वो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर होगा। मंथली में आपको 4 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स, वो भी जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको क्या कर सको, रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज। अगर आप एक टॉपिक के मतलब एक टॉपिक की पीडीएफ को उठाओगे तो उसमें जितना भी करंट अफेयर होगा, जितना भी जा चुका है या फिर आप कह सकते हो करंट चल रहा है, वो सारा एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है तो आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन बैंकिंग एंड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर जितना भी जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा। और इसकी खासियत क्या है कि हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें खासियत क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू, और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, जस्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि 2 साल का बाय करें, क्योंकि अगले साल अगर आप 2022 का बाय करोगे तो उसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 28 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। और उसमें हम सबसे पहले करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला है: Which state became India's first state to pass its own wildlife action plan 2021-30? मतलब 10 साल का आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली ये प्लान जो है वो बनाया गया, क्योंकि 2021 का तो ऑलमोस्ट टाइम पीरियड जा चुका है। तो आप कह सकते हो 9 साल का जो है वो ये प्लान है। लेकिन अदरवाइज आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो वाइल्ड लाइफ प्लान जो बनाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, तो उसके थ्रू हम जो है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन एक स्टेट का अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान का टाइम पीरियड क्या है 2021 से लेकर 30, और ये आंसर क्या होगा हमारे पास? महाराष्ट्र होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। और जो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ही इस वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को रिलीज भी किया है। और ये एक्शन प्लान जो है वो नाम से पता लग रहा है कि ये जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, लाइक आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हमने किस तरह से देखना है। जो कोस्टल हमारा इकोसिस्टम है, जो क्योंकि महाराष्ट्र के एरिया कोस्टल एरिया, तो उसको किस तरह से बचाना है। जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी के अंदर वाली बायोडाइवर्सिटी है, उसको किस तरह से हम बचाएंगे। और हर जीव जंतु को, हर पेड़ पौधे को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। और साथ में इसमें इसके बारे में भी चर्चा होगी कि हमने जो ट्राइबल डेवलपमेंट है वो कैसे करनी है, एग्रीकल्चर कैसे इंप्रूव करना है, टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, और वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देना। इसलिए ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30। और इसमें टोटल कितने एरियाज के ऊपर बात करेंगे? ये 12 एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे जो प्रजातियां हैं अलग अलग जानवर की, उसको किस तरह से बचा के रखना है। जो वाइल्ड लाइफ की आप कह सकते हो ट्रेडिंग होती है, उनको चुरा के ले जाते हैं कहीं और पे बेच देते हैं, तो वो रोकना है। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को, जो भी जानवर अटैक कर देते हैं इंसानों के ऊपर, उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। टोटल 12 एरिया ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है।
और चीफ मिनिस्टर आपको पता है उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह किशोरी जी, भगत सिंह किशोरी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा तदोबा नेशनल पार्क दोस्तों, यहीं पे मिल जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये भी याद रख सकते हो। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, इवन मैलघाट टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व जो हैं वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट है पूरे इंडिया की जिसने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया 2021 से लेके 30 तक का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंस 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीता है। तो एक मेन का क्वेश्चन करेंगे, एक वुमेन का करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद कर ले, मतलब इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, क्योंकि वेन्यू पूछ नहीं सकता, क्योंकि पता लग रहा है यार कौन सा वेन्यू होगा, डेनमार्क ही होगा, और डेनमार्क के ही एक प्लेयर ने इसको जीता है, और इवन उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भी जीता है। बैडमिंटन के अंदर ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे जो है वो अब इस चीज़ से जान गए होंगे कि बैडमिंटन के अंदर ओलंपिक्स 2000 जो अभी हमारा हुआ है टोक्यो का, 2020 कह लो 2021 कह लो उसको, तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है, और नाम क्या है इनका, विक्टर एक्सेल्सन। तो याद रखना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से ही बिलोंग करते हैं। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, तो डेनमार्क बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने जीती है मेंस कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे आप वुमेन्स कैटेगरी में भी इसको याद रख सकते हो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है, सेम चैंपियनशिप जो है वो अकाने यामागुची ने जीती है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चाहे ओनली अकाने से याद कर लें, मतलब इसमें और कुछ याद रखने वाला नहीं है कि किसको हराया, नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि अपने आप में जो है वो सिर्फ विनर जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, ये है कोलालमपुर। तो याद रखना है कोलालमपुर कहाँ पे, मलेशिया में दोस्तों, और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। सिर्फ इतना ही याद रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से ही है, इन्होंने डेनमार्क की प्रतियोगिता जीत लिया जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जो है वो मिला है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जो है वो मिला है, लेकिन इसमें आपने याद रखना है ये अवार्ड कौन देता है, ये देता है IFGE। IFGE का मतलब है इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जो है वो इस अवार्ड को प्रस्तुत करता है। और नाम से पता लग रहा है किसको प्रमोट करती होगी ये एजेंसी। ये जो है वो ग्रीन एनर्जी को जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये 2020 का अवार्ड जो है वो दिया गया, और ये TVS मोटर्स को दिया गया। तो TVS मोटर को आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र, याद रखना है, आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है, वन एंड ओनली हमारे जो ट्रांसपोर्ट के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, और उन्होंने इस अवार्ड को जो है वो दिया है। और इस अवार्ड यही रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड कि TVS मोटर जो है वो रिसर्च करता रहता है, इम्प्लीमेंट करता है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो, और साथ ही साथ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी की है उसके ऊपर भी फोकस करता है। और आप इस इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं कि इसको कौन प्रदान करता है। मैं पहले बता चुका हूँ, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये उनको अवार्ड दिया जाता है जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई NGO है, किसी को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो इस बार ये अवार्ड किसको मिला है, TVS मोटर्स को मिला है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पिक्चर से करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड है एक जिसको हम कहते हैं यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनेस्को एम के नाम से भी इसको लिख सकते हो, या इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है यूनेस्को, इसको कह सकते हो आप ICM भी लिख सकते हो। ICM इसलिए क्योंकि इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स। तो एम का मतलब भी यही है बस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स, इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मार्शल आर्ट्स को, मार्शल आर्ट्स की तरफ से दिया जाता है यूनेस्को के साथ मिलके, और ये इस बार मिला है कुंग फू नन्स ऑफ द्रुपका, ये याद रखोगे, द्रुपका इंडिया। तो ये इनको जो है वो अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ये द्रुपका ट्रेडिशन है इसके बारे में भी आप जान सकते हो, और ये भी जान सकते हो कि ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने मार्शल आर्ट एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो है कुंग फू नन्स द्रुपका। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो इस मार्शल आर्ट्स को प्रमोट किया है, उसमें एजुकेशन देनी जो है वो स्टार्ट की है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला, नाम से पता लग रहा है। लेकिन ये द्रुपका जो है
इसको ड्रैगन स्टाइल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, ड्रैगन भी कहा जाता है द्रुपका को। तो 1000 साल पुरानी ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जो कि हिमालयस में स्टार्ट हुआ था, और एक पर्सन था जिनका नाम था ग्यालांग ग्यालांग द्रुपका, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम जो है वो द्रुपका पड़ गया। अदरवाइज इसको चाइना में ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। तो जीतने वाली ऑर्गेनाइजेशन को $10,000 जो है वो दी जाती है राशि, उनको डिप्लोमा की एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और मेडल भी दिया जाता है। तो नाम से पता लग रहा है फिर ये इंटरनेशनल जो मार्शल आर्ट हमारा सेंटर है, तो वो यूनेस्को के साथ मिलके ये मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज जो है वो देता है, ताकि जो मार्शल आर्ट की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो मेन जो एम है इस अवार्ड का वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी मार्शल आर्ट एजुकेशन के बारे में, और एक पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी के अंदर आ सके। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को आईसीएम जो है वो एजुकेशन प्राइज किसने जीता। आईसीएम का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स, ये अवार्ड किसने जीता है, कुंग-फू नन्स ऑफ द्रुपका ने ये अवार्ड जीता है। सिंपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन आ चुका है हमारे पास, लेकिन यार जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस कर दो, शेयर करेंगे कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर दो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके अगला क्वेश्चन देखेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम आपने बताना है कि कौन सी एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है, फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन, जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं जहां पे वोटिंग डलती है उसको जो है वो डिजिटली मैप करने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारे पास, गरुड़ एप्लीकेशन। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो ये गरुड़ एप्लीकेशन जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख के जो है वो क्या कर देगी, उसकी जो है वो पूरा का पूरा मैप बना देगी। मतलब आप कह सकते हो बहुत ही फास्टर मेथड है, स्मार्टर मेथड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, और ट्रांसपेरेंट मेथड है, और आप कह सकते हो इलेक्शन काम को भी जल्दी जल्दी से निपटाया जा सकता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन के थ्रू ही देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मान लो ये आपके पास एक लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, इस लोकेशन पे आपके पास पोलिंग बूथ है। तो अगर इस लोकेशन पे पोलिंग बूथ है तो वहां का जो एक ऑफिसर होगा जिसको हम क्या कह देते हैं, BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, वो सारी इमेजेस होगी, फोटोज होंगी, लोकेशन की इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी वहीं पे अपलोड करेगा उस एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब आप कह सकते हो अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहीं से वो क्या कर देगा, वहां पे अपलोड कर देगा सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन का जो मेन बंदा होगा वो उसी एप्लीकेशन को यूज करके चेक कर लेगा कि हाँ भाई ये चीजें वहां पे हो चुकी है, मतलब ये सारी जो सुविधाएं थी ये यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी हैं। और जो BLO होगा, जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा, वो जो है वो किसी भी वोटर का नाम जो है वो उसमें डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू लाइक किसी की डेथ हो चुकी है, कोई 18 के ऊपर हो चुका है तो वहाँ पे आ सकता है। और ऐप जो है वो पूरी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि फोटोज़ अपलोड हो जाएंगे कि शेड लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, व्हील चेयर अवेलेबल है या नहीं, जो नहीं चल सकते वो भी वोट डाल सकते हैं, टॉयलेट्स हैं या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें चेक जो है वो यहाँ पे की जा सकती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्वीप नाम का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया गरुड़ एप्लीकेशन। और इसका मकसद क्या है दोस्तों, स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स, याद रखना है, सिस्टमेटिक वोटर्स, एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, लोगों को अवेयर करना, इंकरेज करना कि इलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया करे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है वो आपने करनी है, ताकि सारे लोगों का मैंडेट, मतलब सारे लोगों की जो आप कह सकते हो कि वोटिंग है वो पहुंचे और पता लगे कि कौन सा लीडर जो है वो जीता है, तभी जो है वो आपको जाके पता लगेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में जो है वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है दोस्तों, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुशील चंद्र हैं, याद रखोगे सुशील चंद्र। और यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अगला आते हैं स्टार्टअप हब। ये आपको पता होना चाहिए, जो स्टार्टअप हब है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का है, और कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है कि वो एक अकेडमी, एक ऐप स्केल अकेडमी जो है वो क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। देखो नाम क्या है, ऐप स्केल अकेडमी, तो इसको याद रखना है। और स्टार्टअप हब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक, आप कह सकते हो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ये खोला गया है, और साथ में गूगल जो है वो पार्टनरशिप करेगा कि वो एक ऐप स्केल अकेडमी का निर्माण करेंगे। फिर ये दोनों मिलके इस अकेडमी को कैसे चलाएंगे, मतलब किस तरह से काम होगा, इस अकेडमी का योगदान क्या होगा। इस अकेडमी में क्या होगा कि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो उनको स्टार्टिंग में या बीच में जो है वो अगर कोई रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप्स को कोई भी ज़रूरत है, तो इस अकेडमी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाएगी।
मतलब जो ये ऐप स्किल एकेडमी है, ये फोकस ही ये करेगी कि जो लोकल स्टार्टअप हैं उनको हम अलग अलग तरीके का योगदान जो है वो प्रोवाइड कर सकें और वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए उनसे बनवा सकें, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो है वो बना सकें। इसीलिए आप अकेडमी का नाम देखो क्या है, ऐप स्केल अकेडमी। मतलब वो स्टार्टअप जो एप्स बनाते हैं उनको ये क्या करेंगे, आगे सपोर्ट करेंगे। और इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले 100 स्टार्टअप्स जो है वो चुने जाएंगे, 100 स्टार्टअप्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर उन 100 स्टार्टअप्स को जो है वो 6 महीने की, साथ में आप कह सकते हो, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को संभालना है, किस तरह से आपने जो है वो एप्लीकेशंस को बनाना है, मार्केट को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। तो गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म जो है स्टार्टअप हब, दोनों ने मिलकर एक अकेडमी का निर्माण किया है जिसका नाम है ऐप स्किल अकेडमी। और आपने इसमें याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कौन है आजकल, वो है अश्विनी अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, ओडिशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गूगल पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब टू लॉन्च ऐप स्किल अकेडमी। नेक्स्ट आते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करके, जो आप चारों देख रहे हो बहुत ही मतलब वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशंस है, इनको यूज़ करके वहाँ पे आप एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसको परचेज कर सकते हो, सिंपल। और वो हमारे पास एप्लीकेशन कौन सी है, वो है हमारे पास गूगल पे। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। मतलब कह सकते हो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की है गूगल पे के साथ, ताकि जो एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो गूगल पे एप्लीकेशन के ऊपर आप खरीद सकते हो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गूगल पे की ये फर्स्ट पार्टनरशिप है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंडिया में हो रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई की जो लाइक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है, जिसको हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले डिस्कस किया, तो आप गूगल पे उसको परचेज कर सकते हो। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में याद रख सकते हो, इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो प्रकाश चंद्र हैं, प्रकाश चंद्र। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, मुंबई। तो यहाँ भी देख सकते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ टाई अप किया ताकि पॉलिसी की पेमेंट्स आप कर सकें, आप वहीं पे जो है वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है वो खरीद भी सकते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ऑथर्ड बाय हुम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सेकेंड एक तरह का एडिशन है, क्योंकि इससे पहले वो लिख चुके हैं इस तरह का एक एडिशन, लेकिन वो 25 साल पहले जो है वो लिखा था, और उस एडिशन का नाम था द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। लेकिन अब जो सेकंड एडिशन उन्होंने लिखा है वो है राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। मैं अभी आपको कवर पेज दिखा देता हूं, तो आंसर तो यहां से क्लियर है कि क्या होगा, रस्किन बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइटिंग फॉर माई लाइफ और द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। और ये बुक जो है वो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो कि किसने पब्लिश किया, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। और ये एक तरह की आप कह सकते हो इनकी अपनी लाइफ के बारे में है, क्योंकि ये एंथोलॉजी है एक तरह की। और एंथोलॉजी में यही होता है कि कोई कलेक्शन प्लेस की, पोइम्स की, शॉर्ट स्टोरीज की, या अपने साथ जो बीता हुआ उसके बारे में बताना, तो ये एंथोलॉजी है। तो पहली एंथोलॉजी जो है वो इसकी लिखी गई थी 25 साल पहले, जिसका नाम था द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। अब लिख दिया द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड राइटिंग फॉर माई लाइफ। और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उनके पिता और किस तरह से जो है मतलब उनका लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रहा है, तो अलग अलग चीज़ें जो है वो उन्होंने उसके बारे में शेयर की हुई हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक नाम जो है वो आपने याद रखना है, रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेस इनिशिएटिव फॉर फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फॉर 1 लाख वुमेन, ताकि ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स को रोका जा सके, किसी तरह से हम इसको क्या कर सके, कम कर सके। लेकिन ये अकेले गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया, इसके साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो युवराज सिंह जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी यू वी कैन फाउंडेशन। तो आपको पता है कि युवराज सिंह खुद कैंसर से पीड़ित थे, तो वो मतलब उसको हरा के जो है वो वापस आए थे। तो उन्होंने एक फाउंडेशन की निर्माण की थी कि कैंसर से पीड़ित जो हैं उनको हम संभालेंगे, उनका हम इलाज कराएंगे। तो यू वी कैन फाउंडेशन, तो ये उनकी फाउंडेशन एक तो ये साथ में है, और साथ में एसबीआई फाउंडेशन भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन। तो दोनों मिलके जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलके इन्होंने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है।
तो फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी ताकि पेशेंट्स को अवेयर किया जा सके किस तरह की प्रॉब्लम है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ये कहाँ पे? गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। अब इसमें क्या करेंगे वो एक आई ब्रेस्ट एग्जाम करेंगे। क्या करेंगे? आई ब्रेस्ट एग्जाम। तो आई ब्रेस्ट एग्जाम जो है वो आप कह सकते हो कि फुली वायरलेस होगा, जिसमें जो है वो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डिटेक्ट करने की टेक्निक के बारे में जो है वो जानकारी है और उससे जो है वो हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जो होगी वो 35 सेंटर्स पे होगी, 35 हेल्थ सेंटर्स के ऊपर होगी गोवा के अंदर। और उसको कौन जो है सपोर्ट कर रहा है? यू वीकेन फाउंडेशन और एसबीए फाउंडेशन जो है उसको सपोर्ट कर रही है, जिसमें 20 आई ब्रेस्ट जो हम कह सकते हैं कि डिवाइसेस हैं वो लगाई जाएंगी ताकि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। और 10 जो है वो नॉर्थ गोवा में, 10 जो है वो साउथ गोवा में ये लगाई जाएंगी। और 35 हेल्थ सेंटर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें सारा पैसा जो है वो बेसिकली एसबीए फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है, मतलब फंडिंग जो है वो एसबीए फाउंडेशन की तरफ से दी जा रही है और साथ ही साथ जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से भी दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला टारगेट यही है कि 1 लाख वुमेन की जो है वो स्क्रीनिंग हो सके ब्रेस्ट कैंसर की। और 2 साल के अंदर जो है वो ये टारगेट रखा गया ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स को कम कर सकें। और यू वीकेन फाउंडेशन जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी और नर्सिस को प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है आई ब्रेस्ट डिवाइसेस के थ्रू। तो ये आप याद रख सकते हो कि आई ब्रेस्ट डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है इसमें। और आई ब्रेस्ट डिवाइसेस का यूज़ करके ही जो है वो आगे कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा और इस तरह से गोवा गवर्नमेंट जो है वो इसको एलिमिनेट करेगी। तो 2-3 चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं, खास करके जो गोवा के स्टूडेंट हैं वो इसको याद रखेंगे। और गोवा की कैपिटल आपको पता ही है, पणजी है। और चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रमोद सावंत हैं। इलेक्शन होने वाले अगले साल 2022 में। यूपी में है, पंजाब में है, गोवा में है, उत्तराखंड में है। और गवर्नर जो हैं वो यहाँ पे नए लगाए गए थे, पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक मोलम नेशनल पार्क भी आपको गोवा के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया लॉन्च्ड एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय विच ईयर। तो जो रेबीज हो रहा है डॉग्स के कारण उसको एलिमिनेट कर देना है बिल्कुल ही। कौन से ईयर तक इंडिया ने कहा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने साल के बाद जो है वो इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो उसको अगर आज की डेट से देखें 2021 से, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम 10 साल के अंदर। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन अगर आपको ईयर पूछें तो आपने 10 बता देना है 2030 तक। तो 2021 वैसे जा चुका है लेकिन फिर भी आपने 10 साल लगाना है या फिर 2030 लगा देना है। और इसको जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली एलिमिनेट करना है 2030 तक, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको नोटिफेबल डिजीज भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। नोटिफेबल डिजीज का मतलब क्या है? नोटिफेबल डिजीज वो डिजीज होती है जिसके अंदर हम कोई लॉ बनाएंगे ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो उसको क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। तो एक लॉ जो है वो बनाया जाता है उसके लिए। तो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाएगी कम्युनिटीज़ के अंदर, कि कम्युनिकेशन लेवल पे सोशल मोबिलाइजेशन की जाएगी कि किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं। और रेबीज मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो है वो डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ भी है, विच स्प्रेड्स टू द पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल लाइक डॉग्स एंड अदर मैमल्स। तो जब काट लेता है, जैसे कोई डॉगी जो है वो काट लेता है, तो उसके बाद जो है वो नज़र रखनी पड़ती है उस डॉग के ऊपर या उस बंदे के ऊपर। तो उसके बाद जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको फिर क्योर करना मुश्किल हो जाएगा, इवन वो क्योरेबल भी नहीं है। तो उसके बाद जो है वो फिर हम नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए जो है ये साथ ही साथ जो है वो वैक्सीन जो अगर मिल जाती है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और WHO का एक डाटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा है, वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ जो है वो डॉग्स के द्वारा ही होती है और खास करके वो इंडिया में ज़्यादा देखी गई हैं। ये बहुत बड़ा डाटा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है। और रेबीज एक ऐसी डिजीज है जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर भी शामिल की गई थी, मतलब इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देता, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें और इन रेबीज से होने वाली डेथ को हम बचा सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं, तो उसको बचाया जाना चाहिए। तो अपने याद रखना 2030 तक हम एलिमिनेट कर देंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। नेक्स्ट, हु गिफ्टेड ए कॉपी ऑफ हिज बुक टाइटल्ड एम्स में एक जंग लड़ते हुए टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे इतना ही याद कर ले जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सा एक बुक लिखी है जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। और ये बुक लिखी है हमारे जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और इन्होंने जो पहली कॉपी है वो किसको दी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, आंसर बी है।
और इस बुक के अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से वो कोविड-19 पैंडेमिक में जो है लड़े हैं, कोविड से लड़े हैं, क्योंकि वो खुद कोविड के पेशेंट रह चुके थे, तो वो किस तरह से लड़े हैं तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी हुई है, और बाकी लोग भी जो है वो किस तरह से वहाँ पे लड़े हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच कंट्री ऑर्गेनाइज 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। उसकी 6th एनुअल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, मतलब नाम पता लग रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें या तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात होगी या फिर RBI के गवर्नर की बात होगी। तो उन्होंने अटेंड किया होगा और हमारी तरफ से निर्मला सीतारमन जी ने उसको अटेंड किया था। कौन सी कंट्री ने उसको ऑर्गेनाइज किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको ऑर्गेनाइज किया। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की AIIB की मीटिंग को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस मीटिंग को मिलके जो है वो क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। और आप कह सकते हो ये बीजिंग बेस्ड, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। तो एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड भी कर रही है। और इस पूरे इवेंट का थीम क्या था? इन्वेस्टिंग टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, मतलब आज हम पैसा लगा जरूर रहे हैं लेकिन कल को बदलने के लिए इस पैसे को लगाया जा रहा है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बैंक है हैज़ फाइनेंस द प्रोजेक्ट टू डील विद द पैंडेमिक इन इंडिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा पैसा जो इंडिया को दे चुका है। और इवन इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब से बना है तब से इंडिया है, मतलब 2016 से इंडिया जो है वो साथ में है। और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उस बैंक ने इंडिया के अंदर की भी हुई है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, बीजिंग के अंदर है। और इसका जो मतलब काम था वो 2016 में स्टार्ट हुआ। और इसके प्रेसिडेंट आजकल कौन है? जिन लिकुन। तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया रैंक्ड ऑन विच स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज फॉर द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2016 से 2021। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप क्वेश्चन में ढूंढोगे 2016 से ही क्यों लिया है, तो और वो भी है किसके बारे में? क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है 2016 से लेकर 2021 तक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 ही क्यों, क्योंकि 2015-16 में जो है पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद का डाटा जो है वो लिया जा रहा है। इसीलिए टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का स्थान जो है वो 9th है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लंडन एंड पार्टनर्स एंड dealroom.com, उन्होंने जो है वो इसको क्या किया है? इशू किया है। और इंडिया का स्थान 9th है टॉप 10 कंट्रीज में 2016 से 21, मतलब 5 साल की रिपोर्ट के अंदर। और जो इंडिया की क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको आप कह सकते हो कि $1 बिलियन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मिले हैं एज ए फंड, ताकि वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। और इस रिपोर्ट में स्पेशली एनालाइज किया गया है 2016 से लेकर 2021 का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो है वो इसको देखा गया है। और इसको टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिल भी रही है और वो आगे कर भी रहा है। लाइक ऑलमोस्ट $48 बिलियन जो है वो उन्होंने खर्च किए हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। और चाइना जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो आप थोड़ा सा इसमें बस इतना की याद रखें, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और आप ये देख सकते हो इंडिया अमंग दी वर्ल्ड टॉप 10 टू क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया को मिल रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली बस इसमें इंडिया का रैंक जो है वो याद रख सकते हो, टॉप कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। फंड टू बेनिफिट 50,000 यूथ, मतलब 50,000 युवाओं को स्किल प्रोवाइड करने के लिए जो है वो ये फंड जो है वो क्रिएट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC जो है वो ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, लाइक ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इंडिया का पहला और लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर स्किलिंग इन इंडिया जो है वो रिलीज कर रहा है। और इसमें 14.4 मिलियन USD का फंड जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब इतने पैसे जो हैं वो इस फंड के अंदर जुटाए गए हैं, जो कि 50,000 यूथ को क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और इनको एम्प्लॉयमेंट रेडी जो है वो बनाएगा, मतलब कल को उनको नौकरी जो है वो स्किल से मिल सकती है। चाहे वो आप कह सकते हो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है, रिटेल से हो सकती है, वो हेल्थ केयर से हो सकती है, वो कोई कपड़े बनाने में हो सकती है, तो किसी भी चीज़ में हो सकती है।
और जो आजकल क्राइसिस चल रहा है कि जॉब जो है वो नहीं है युवाओं के पास, तो उस को क्या करेगा, ये ख़त्म करेगा। और साथ ही साथ इसका मेन एम यही भी है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। और ये फंड आपने याद रखना है, $14.4 मिलियन का ये फंड है। और एनएसटीसी के बारे में याद रखेंगे, एनएसटीसी की जो शुरुआत है वो 2008 में की गई थी। 2008 में ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है 1956 के, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं AM नायक। कौन है? AM नायक। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा सारे बच्चों को कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अभी के अभी ये 2-3 काम आप मेरे कर दोगे। और क्वेश्चन है हमारे पास, पिक्चर से करोगे, भारती बैग मतलब भारती एयरटेल बैग OneWeb। आपको पता है यार OneWeb जो कि 2022 में फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा है, और इन्होंने नियोम टेक्नोलॉजिकल फर्म के साथ जो है वो $200 मिलियन का एक जॉइंट वेंचर किया है ताकि सैटेलाइट नेटवर्क को इम्प्रूव किया जा सके। तो सिंपली याद रखना है कि दो कंपनीज हैं, एक OneWeb है जिसको भारती ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है, एक जो नियोम टेक है ये दोस्तों सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, सऊदी अरेबिया की। तो दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है $200 मिलियन का, ताकि हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके अलग अलग कंट्रीज में, लाइक सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। और ये जॉइंट वेंचर होगा OneWeb की जो लो ऑर्बिटल लाइक सैटेलाइट्स हैं या लो अर्थ ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी, तो उसके थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो OneWeb वैसे भी 2022 में लाइक बेस्ट टू बेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के बारे में कह भी रहा है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है येस बैंक ने लॉन्च किया है एक सेविंग अकाउंट जिसका नाम है येस फैमिली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, येस फैमिली के आगे 3 सेगमेंट्स हैं, येस प्रायोरिटी, येस प्रीमिया, येस फर्स्ट। तो अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। तो येस बैंक के बारे में याद रख सकते हो, येस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके MD और CEO प्रशांत कुमार हैं और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट, ओवर 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन डिस्ट्रिक्ट्स हाई वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिस्क। ये एक रिपोर्ट है CEEW की। CEEW का मतलब है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। इनकी तरफ से एक इंडिया के ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट का उसके ऊपर है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि 80% जो इंडिया की पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रह रही है उसमें से 80% पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम हाइड्रोमेट डिजास्टर्स के ऊपर है, मतलब पानी का जो डिजास्टर है वो सबसे ज़्यादा इन लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और इसमें सदर्न जोन जो है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोस्टल एरिया पानी के साथ लगने वाला है तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। तो सिंपली बस एक रिपोर्ट है, तो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $4.5 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? अर्बन मोबिलिटी इन एजवाल मिजोरम के साथ। मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे अर्बन मोबिलिटी बढ़ सके, तो आप कह सकते हो मिजोरम का एक डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं एजवाल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर जो है वो सपोर्ट करेगा, मतलब वहाँ की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, आने जाने के जो रास्ते होंगे वो इम्प्रूव होंगे, और साथ ही साथ जो है वो व्हीकल हैं वो भी जो है वो यहाँ पे क्या हो किए जाएंगे, इम्प्रूव किए जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिजोरम की, और साथ में बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसके करंटली हेड जो है वो मस्त सुगु हैं, और इसकी मेंबर कंट्री 68 हैं, 68 इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 27 अक्टूबर को जो है वो मनाया गया। तो ये ऑनर जो है वो प्रोवाइड करता है जो ऑडियो विजुअल प्रिजर्वेशन प्रोफेशनल्स हैं, जो लाइक कैमरा से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से ऑडियो विजुअल मतलब दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और फ्यूचर जनरेशन्स को इसके बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को चीज़ों को बताने के लिए ऑडियो विजुअल इस AV टेक्नोलॉजी की जो है वो हमें ज़रूरत है, तभी हम जो है वो आने वाले जो जनरेशन है उसको हम अपने पास्ट के बारे में बता सकते हैं। तो आप कह सकते हो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो पुरानी चीज़ें उसको प्रिजर्व रखना है, वो ऑडियो विजुअल के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसका जो थीम है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड, क्योंकि हम पास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो पास्ट पता कैसे लगेगा, इन्हीं चीज़ों से पता लगेगा। नेक्स्ट, 75th इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर 2021 को जो है वो मनाया गया। तो क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 में जो है पाकिस्तान के खिलाफ आप कह सकते हो
कि जो कश्मीर वैली में जो है वो घुसना स्टार्ट किया था, तो उसको हमने रोका था। और आप कह सकते हो फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन था ये इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये अक्टूबर में हुआ था। तो ये 75th इन्फेंट्री डे जो मनाया गया, तो उस दिन इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। और साथ ही साथ जो सोल्जर्स इन्फेंट्री के अंदर हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी है अपनी देश को बचाते हुए, तो उनको भी ये सल्यूट करता है, उनको भी याद करता है। वन वेब वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 27 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन हमारे पास क्या था, विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, सिंपल याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आंसर क्या है, सेशल्स। तो अगर आप अफ्रीका को इस तरह से देख रहे हो, यहाँ पे मेडागास्कर होगा, तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे कुछ आइलैंड्स दिखेंगे, और वो आइलैंड्स क्या हैं, सेशल्स हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा जो है वो ग्रुप है आइलैंड्स का, और इसका एरिया भी जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी है, सेशल्स है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो अफ्रीका में एक ऐसी कंट्री है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड और गोल्ड के लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा जाना जाता है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे, आपको आंसर पता होना चाहिए। और लाइक करना है यार इस वीडियो को, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को प्रेस कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि सबसे ज़्यादा पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से प्यार करते रहें। और आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आगे से बहुत बेहतर हो चुकी है अब, तो धीरे धीरे करके आपको रूटीन में वीडियोस जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे पता है कि एक दिन लेट मिल रहा है आपको, लेकिन मेरे ख्याल से कल या मंडे से जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें इसी तरह से, और माफ़ करना सीखें सबको। और कभी भी जो है वो हमने किसी से गुस्सा नहीं करना, माफ़ करना जो है बहुत ज़रूरी है किसी को भी, तभी हम लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।